हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज का ये लेक्चर मैं बना रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में कुछ बच्चों के NCERT के डाउट्स हैं। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों ने मेरे पास में कुछ डाउट सेंड किए थे, तो आज मैं उन्हीं डाउट्स के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जब ये लेक्चर आप लोग सब बच्चे देखें तो अपने सामने NCERT की बुक, जो टेक्स्ट बुक है, आप लोग उसे सामने रखें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना देरी करते हुए करते हैं शुरुआत इस लेक्चर की। मैं जो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, मेरे सामने मेरे पास ये बुक है क्लास 12th NCERT की। तो इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं, एक बार मैं उन्हें 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.6 मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 1.6 को एक बार ध्यान से देखें। तो ये जो डाउट सेशन है, ये चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का है। तो इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल अभी NCERT क्वेश्चंस, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, और सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं 1.6 क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे 1.6 क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहा कि किसी भी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ ए क्रिस्टल, वो इस बात से रिफ्लेक्ट होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। क्या मतलब कहने का? जिस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, वो क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये मतलब है इसका, सीधे सीधे बिल्कुल। मतलब कहने का, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इस लाइन का मीनिंग तो ये रहा। आगे पढ़िए, कमेंट, इस बात को आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, करेंगे भी। आगे लिखा है, एक और पॉइंट दिया है, कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर एंड मीथेन। इन मॉलिक्यूल का आपको मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना है फ्रॉम डाटा बुक। अब ये डाटा बुक कहाँ मिलेगी आपको? देखिए, डाटा बुक का मतलब होता है कि नेट से जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप लोग इन मॉलिक्यूल के, अगर ये मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में हो तो इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होंगे, ये आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है कहीं से। मतलब आपको कहीं से कलेक्ट करना है, कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर, उसके बाद में इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल, उसके बाद में डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर और मीथेन। इन मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट कहीं से कलेक्ट करना है। समझ गए बात को, कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है डेटा बुक से। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है और ये फोर्थ मॉलिक्यूल है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग इसे। और फिर कहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। आप इन मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है, इंटर मोलिकुलर फोर्स,
उसके बारे में क्या कहना चाहोगी, ये आपको बताना है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ये आपको बताना है। समझ गए मेरी बात आप लोग? ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद में ये वाला पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, दो पार्ट में है क्वेश्चन ये। एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए क्रिस्टल, as the melting point of a crystal is more, the intermolecular force of attraction is high. Due to this, crystal is highly stable. अगर किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्यों है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसीलिए क्रिस्टल स्टेबल है, जैसे कि डायमंड। ठीक, ये बात तो यहाँ पर पूरी हुई। अब अगर आप इन मॉलिक्यूल के मेल्टिंग पॉइंट कहीं से करते हो कलेक्ट, कहीं से आपको इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, आप लोग कलेक्ट करते हो, तो इन मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स पर कैसे डिपेंड करेगा? आपको कहना है कि बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आपको इनके अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पता लग जाएंगे, सबके मेल्टिंग पॉइंट आपको पता लगाने हैं, तो जब आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट पता लग जाएंगे तो आपको ये कमेंट करना है, ये एक्सप्लेन करना है, समझाना है सामने वाले को कि इनमें से वो कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उसके बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा। तो ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6 है और ये इसका आंसर है। ये काम आपको करना है, कहीं से आपको डेटा बुक से, नेट से आपको पता लगाना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे सॉलिड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपको इन सब के बारे में पता लगाना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे ही पता लगा लोगे, एक तीसरा पॉइंट और डाल देना यहां पर, जो आप खुद लिखेंगे कि दिस मॉलिक्यूल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट सो अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, एंड दिस मॉलिक्यूल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट सो अट्रैक्शन फोर्स इज लो, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1.6। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 1.18 वाले क्वेश्चन में। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1.18। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं उसे डिस्कस करना चाहता हूं अब। एक्सक्यूज मी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.18।
फिर दोबारा से अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखें बच्चों। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल आपने पढ़े होंगे, डिफेक्ट पढ़े हैं एक्चुअली आपने, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल किसे बोलते हैं, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्रिस्टल मतलब जिनमें किसी क्रिस्टल का फॉर्मूला डिस्टर्ब हो उसे बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। और यहां पर जो दे रखा है वो दे रखा है ये Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या लिखा है कि इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशो इज स्लाइटली लेस देन 2.1। कि वैसे तो इस क्रिस्टल में इन कॉमन, अगर हम लोग कॉमनली चेक करें तो कॉपर रेशो ऑक्सीजन कितना आ रहा है यहां पर 2:1। 2 एटम कॉपर के हैं, 1 एटम यहां पर किसका है, 1 एटम यहां पर ऑक्सीजन का है। इन जनरल तो ये, लेकिन बट ड्यू टू नॉन स्टोइक्योमेट्रिक its ratio is less than 2:1। 2:1 से थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। Cu2O के अंदर कॉपर प्लस के 1 है, ठीक है, कॉपर प्लस के 1 है क्योंकि क्यूप्रस है। अब जब इसके अंदर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, जब इसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो इसमें यहां पर रेशो जो है Cu:2O का वो 2:1 का है, लेकिन ड्यू टू डिफेक्ट इसके अंदर Cu2O जब ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक हुआ, इसके अंदर 2 तरह के कॉपर चले गए, एक कॉपर प्लस के 1 और एक कॉपर प्लस के 2, ड्यू टू नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, तो इसमें इस क्रिस्टल के अंदर जो ओरिजिनल कॉपर प्रेजेंट है Cu प्लस के 1, क्योंकि कुछ Cu प्लस के 1 Cu प्लस के 2 में कन्वर्ट हो गए, ये बता रखा है हमने आपको। तो जब ये इसमें कन्वर्ट हो गए तो यहां पर ओरिजिनली जो कॉपर प्रेजेंट है प्लस के 1 वाला, उसका जो रेशो है वो कम हो गया। ठीक, सो रेशियो ऑफ Cu प्लस के 1 इज टू O माइनस के 2 इज डिक्रीज एंड Cu प्लस के 2 आयंस आर इंक्रीज्ड। प्लस के 1 की जगह पर प्लस के 2 आ गए ड्यू टू नॉन स्टोक्योमेट्रिक। अब इन्होंने क्या कहा, इसको पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि ये बताइए, कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या आप लोग इसके बारे में अकाउंट कर सकते हो, क्या आप लोग इसके बारे में कह सकते हो कि ये सब्सटेंस एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहा है? यस कर रहा है। ठीक है, आप कहोगे यस इट विल वर्क एज पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज Cu प्लस के 2 इंक्रीज्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है वो, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है सो
it become p type सेमी कंडक्टर। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ गए होंगे आप लोग। कहा कि इसके अंदर ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर Cu2O है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके अंदर कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा जब कुछ प्लस के 1 कॉपर प्लस के 2 कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्लस के 1 वालों का नंबर कम हो जाएगा, प्लस के 1 वालों का नंबर कम हो जाएगा तो जो ओरिजिनल वाला कॉपर है उसका नंबर कम हो जाएगा, तो उसका रेशो डिक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बात को समझे। और प्लस के 2 वालों का नंबर बढ़ जाएगा, और प्लस के 2 वालों का जैसे ही नंबर बढ़ेगा तो क्रिस्टल के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ये पूरा सब्सटेंस बिहेव करेगा, काम करेगा एज ए पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी मीन्स पॉजिटिव, ओके, एन मीन्स नेगेटिव, एन टाइप और पी टाइप ये बता रखे आपको। तो ऐसे कनेक्ट किया हम लोगों ने इस चीज को, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए होंगे आप लोग बात को। वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ जाए। और अब मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, उसी डिस्कस कर देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 1.22, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1.22, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कहा कि इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये बताना है क्या डिफरेंस है। और दूसरा पूछा है कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, इसके बारे में। बैंड थ्योरी क्या है? देखो, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को समझाने के लिए बैंड थ्योरी दी गई थी। उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर के बारे में, उसके बाद में आपका सेमी कंडक्टर, उसके बाद में नॉन कंडक्टर, ये जो 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, ये जो 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, इसमें यह कहा जाता है कंडक्टर के अंदर कि किसी भी सॉलिड के अंदर 2 तरह के बैंड्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये सेमी कंडक्टर और ये नॉन कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, ये हुआ नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन कंडक्टर। ये तो 2 तरह के बैंड होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 2 तरह के बैंड होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग बैंड और एक को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। मतलब ये यहां पर कंडक्टिंग बैंड और यहां पर वैलेंस बैंड, कंडक्टिंग बैंड, वैलेंस बैंड। मतलब वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं बैंड, ठीक है। ये 3 केस है हमारे पास में, ओके। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं, पहली बात तो ये बैंड क्या है? वैलेंस बैंड उसे बोलते हैं जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन रेस्ट वाली कंडीशन में रहता है, नॉर्मली रहता है, उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड।
और जब उस सॉलिड के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कंडक्टिंग बैंड में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लो करता है। मतलब वो एक तरह से ये मान के चलिए कि वो जो कंडक्टिंग बैंड है इलेक्ट्रॉन का ट्रैक है चलने का। ठीक जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं लेकिन घरों में क्या करते हैं, रेस्ट। तो ये मान के चलिए हमारे जो होम है, हमारे जो घर है, वो क्या है, वैलेंस बैंड। लेकिन हमारे घर के सामने जो रास्ता है जिस पर हम लोग चलते हैं वो मानिए कंडक्टिंग बैंड, जिसमें हम लोग मूव करते हैं। तो अगर हमें चलना है, मूव करना है, तो हमें वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में आना पड़ेगा। सेम यही कंडीशन है। ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट है, जब कंडक्टर की बात करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड एक दूसरे में मर्ज है। पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर में वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग में पहुंच गया। यही कारण है कि कंडक्टर इज हाईली कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो तेजी से होता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कम है यहां पर। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का ये इतना एरिया कॉमन है। ठीक, मतलब कम टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग बैंड से वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में पहुंचने के लिए। समझ गए बात को? तो यहां पर कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप कम है, ना के बराबर है, बल्कि इतना गैप कि वो दोनों मर्ज हो रखे एक दूसरे। लेकिन जब मैं सेमी कंडक्टर की बात करूंगा, यहां पर कंडक्टर से थोड़ा सा गैप है और इस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन मतलब वो एरिया जो हिडन है, जिसके बारे में कोई बात नहीं। यहां पर थोड़ा गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में। अगर ये गैप है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी इनसे कम है। समझ गए बात को? उसके बाद नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में नहीं पहुंच पाता, और अगर नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब नॉन कंडक्टर आर इंसुलेटर, मतलब करंट फ्लो नहीं कर पाते। आप लोग इन्हें नॉन कंडक्टर में ब्रैकेट में इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बस डिफरेंस आपको लिखना था, एक एक पॉइंट दोनों के बीच में। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और दूसरा कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। मुझे उम्मीद है कि आंसर तो आपको मिल गया होगा। तो जो चीज मैंने एक्सप्लेन की उस चीज को आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आप बैंड थ्योरी भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा उस चीज को एक्सप्लेन करिएगा, समझिएगा, अपनी लैंग्वेज में इस चीज को लिखिएगा जो मैंने आपको यहां पर समझाया उसे करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.22। वीडियो को पहले 2-3 बार जो मैंने बताया आपको उसे सुनेंगे, समझेंगे, और जो मैंने समझाया उसे पढ़ेंगे। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में देयर इज नो गैप, इवन बोथ टाइप्स ऑफ बैंड्स आर मर्ज टू ईच अदर सो दैट इलेक्ट्रॉन रीच इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टिंग बैंड। ओके, इसीलिए कंडक्टर में करंट फ्लो बहुत तेजी से होता है, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सेमी कंडक्टर में देयर इज सम गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड, सो इलेक्ट्रॉन टेक्स सम टाइम टू रीच टू कंडक्टिंग बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। इसलिए टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, करंट फ्लो करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी में इंसुलेटर की बात करते हैं तो यहां पर एक ह्यूज गैप होता है कंडक्टिंग बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड के बीच में। ओके, इतना ज्यादा गैप होता है, और गैप होने के कारण इसीलिए ये करंट फ्लो नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को आप लोग नोट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो और डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हो।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1.22। ओके स्टूडेंट, नोट करिए। ओके, और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बच्चों ने पूछा था। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। इन्होंने पूछा है, मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, जैसे कि डायमैग्नेटिक, आपका फेरोमैग्नेटिक, ऐसे करके कुछ चीजें लिखवाई थी। यहां पर एक वर्ड है फेरी मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 1.26 फेरी मैग्नेटिक। ओके, देखो वैसे तो सब्सटेंस केवल दो टाइप के होते हैं, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये जो बाकी जो कंडीशंस बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं एक्चुअली आपका जो किसी सब्सटेंस के अंदर उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन उस बेस पर, ओरिएंटेशन का मतलब किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री पता लगे हमें कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, उनके जो डोमेन्स हैं वो कैसे कैसे प्रेजेंट है। डायमैग्नेटिक इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, पैरामैग्नेटिक इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, फेरोमैग्नेटिक मतलब ऐसे पैरामैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जिनके अंदर हाईली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें फेरोमैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं पर किसी सब्सटेंस के अंदर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एक सिमेट्रिक वे में एक दूसरे के एंटी पैरेलल प्रेजेंट हो, ऐसे करके, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? फेरी मैग्नेटिज्म। इसकी थ्योरी आप लोग एनसीईआरटी में दे रखी है, वहां से आप लोग इसकी थ्योरी नोट कर सकते हो। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर सिमेट्रिक वे में ये जो इनके स्पिन है एंटी पैरेलल हो, लेकिन सिमेट्रिक वे में, बिल्कुल जितने अपवर्ड उतने ही डाउनवर्ड। जैसे यहां पर मैं पढ़ूं आपको, यहां पर दे रखा है फेरी मैग्नेटिक के बारे में, लिख रखा है यहां पर कि फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। अगर अनइक्वल नंबर में आ जाएंगे, मतलब एक तो इक्वल नंबर में आते हैं, एक अनइक्वल नंबर में अगर आ जाएंगे तो उन्हें हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अनइक्वल नंबर का मतलब होता है कि जो भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लिया ये है, 2 अपवर्ड है, 1 डाउनवर्ड है, फिर 2 अपवर्ड या फिर 3 अपवर्ड, 1 डाउनवर्ड, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल इसके आपके सामने क्या क्या है, एक तो है आपका Fe2O3, Fe3O4 मैग्नेटाइट हम लोग इसे बोलते हैं, और एक एग्जाम्पल है फेराइट, मतलब ये एक और है फेराइट, इसका मैग्नीशियम और आयरन का, ये है आपका Mg Fe2O4। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्पिन है, वो एक दूसरे के क्या रहेगी, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब ये देखो, ये तो मैंने एंटी पैरेलल दिखाया आपको, लेकिन अनइक्वल नंबर में, सिमेट्रिक वे में नहीं, अनइक्वल नंबर में। समझ गए स्टूडेंट आप लोग? तो ये हुआ आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद में इसके अंदर इसी क्वेश्चन में एक आपका आता है जो टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करनी है कि 12, 16 एंड 13, 15 कंपाउंड किसे बोलते हैं। देखो ये पहला आपका तीसरा सेगमेंट है और ये लास्ट। एक तो
12 16 और एक आपका 13 15 कंपाउंड्स। हमने आपको सेमी कंडक्टर पढ़ाए थे, कैसे बनते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट। तो अगर ग्रुप 12 के एलिमेंट ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ में मिक्सिंग कर ले, जैसे एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड ZnO, ऐसे ही ग्रुप 13 के कुछ एलिमेंट ग्रुप 15 के साथ मिक्सिंग कर ले, जैसे कि आपका AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मतलब एक तरह से इन्हें सेमी कंडक्टरी मानिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अलग अलग ग्रुप की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मिक्सिंग से बनते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं 12 16 कंपाउंड, मतलब ये 12 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का। ऐसे ही 13 15 कंपाउंड का मतलब क्या होता है, 13 का और 15 का। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस, ये डाउट सेशन आप लोग समझ गए होंगे बात को, तो इसे आप लोग नोट करिएगा, फिर हम लोग लेक्चर को सबमिट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के डाउट सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट डाउट सेशन भी आपको जल्दी ही मिलेगा। इन क्वेश्चंस का फायदा उठाइए। फिर भी अगर आप बच्चों को कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ आपको पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।